हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको जो है मांग की तिरछी लोच, मांग की आड़ी लोच, कीमत लोच, आय लोच, ये सब की सब पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में इसको कहते हैं मांग की लोच के कुछ रोचक नियम। गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घोल कर पी जाना है, फाड़ कर ले जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मजाक कर रहा हूं, फाड़ कर कुछ नहीं लेकर जाना है। गाइज, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जिसपे एक ना एक एप्लीकेशन जो है कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर जो है आती ही आती है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीकॉम बीए फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन की। ये सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है क्या कहती है, देखिए आपको गाइज इसके अंदर इसकी वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो आप इसमें पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सी एप्लीकेशन है, क्योंकि 6-7 इसकी एप्लीकेशन है। तो इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। ये कह रहा है जी, सिद्ध करो 2 या 2 से अधिक समांतर मांग वक्रों में से मूल बिंदु से दूर वाले वक्र पर प्रत्येक कीमत पर पास वाले वक्र की तुलना में लोच का मूल्य अधिक होता है। या ये आपका ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि सिद्ध करो एक समान ढाल वाले मांग वक्रों पर एक दी हुई कीमत पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। ऐसे भी आ सकता है, ये आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। अब ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल आपके ऊपर से चला गया होगा, इतना तो मेरी 100% गारंटी है। गाइज, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको इसमें जो है बहुत ही ध्यान से समझना होगा। अगर आपने नहीं समझा तो सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। सबसे पहले आपको देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 2 या 2 से अधिक समांतर मांग वक्र। पहले तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है जो इसने यहां पर बोला है सबसे पहले, तो ठीक है। 2 या 2 से अधिक समांतर मांग वक्र, ठीक है, मूल बिंदु से दूर वाले मांग वक्र पर प्रत्येक कीमत पर, दूसरा वर्ड आपको क्या अंडरलाइन करना है, दूसरा वर्ड आपको लाइन अंडरलाइन करना है, प्रत्येक कीमत पर पास वाले मांग वक्र की तुलना में लोच का मूल्य अधिक होता है। अब ये क्या कह रहा है, अब आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। देखिए, आपको इसमें सब में आपको एक तो कर्व बनाना पड़ेगा, इसमें आपको प्रूफ करने हैं ये सारी की सारी चीजें। ये क्या कह रहा है, वीडियो को देखिए, वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। सारा का सारा ध्यान, आंख नाक कान सब कुछ खोलकर आपको आज यहीं पर अपना ध्यान फोकस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल भी बोर ना होइए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज यहाँ पर घोल कर पी जानी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, सबसे पहले आपको जो है कर्व बनाना है। ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस और ये मैंने ले लिया 0, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 डिमांड कर्व बनाने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले 2 डिमांड कर्व बनाने हैं। तो मैंने एक तो डिमांड कर्व बना लिया यहाँ पर ये, ठीक है जी, और इसको मैंने नाम दे दिया डी और डी, ठीक है। दूसरा जो मुझे कर्व बनाना है, इसके समांतर बनाना है। क्या बनाना है, इसके समांतर पैरेलल बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर बोल रखा है कि जब 2 या 2 से अधिक समांतर मांग वक्र होते हैं, तो मुझे दूसरा जो कर्व बनाना है इसके पैरेलल बनाना है, ठीक है। तो मैं इसके पैरेलल एक डिमांड कर्व बना देता हूं। ये मैंने बना दिया दूसरा, ठीक है जी, और इसको मैं नाम दे देता हूं D1 D1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, अब ये कह रहा है कि 2 या 2 से समांतर तो हमने मांग वक्र बना लिए। अब कह रहा है प्रत्येक कीमत पर, कि जब कीमत दी हुई होती है, जब कीमत दी हुई होती है, तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूं कीमत। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कीमत, ठीक है जी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा मांग, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मांग होती है और वाई एक्सिस पर कीमत होती है। तो ये कह रहा है कीमत दी हुई है, कीमत जो है आपको दी हुई है, तो ये हो गया आपकी कीमत, ठीक है। मान लीजिए कीमत हो गई ओपी, तो एक तो बिंदु ये आ गया और एक बिंदु जो है ये आ गया। इसको मान लीजिए मैंने आर मान लिया
और इसको मैंने जो है S मान लिया। ठीक है, इस कीमत पर इसकी मैं कितनी क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं, मान लीजिए इसकी मैं इतनी क्वांटिटी को बाय कर रहा हूं, और इसका भी मैं बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करूंगा। ये आ गया इसका यहां पर, इसकी मान लीजिए मैं X1 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं इस प्राइस पर। अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि ये एप्लीकेशन जो है आपको क्या प्रूफ करने के लिए कह रही है। ये एप्लीकेशन आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रही है कि 2 पॉइंट हो गए आपके पास R और S। ये एप्लीकेशन आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रही है कि अगर दो मांग वक्र समांतर हैं, अगर दो मांग वक्र समांतर होते हैं और कीमत जो है वो आपको दी हुई हो, और कीमत आपको दी हुई हो, तो ये जो 2 पॉइंट है ना R और S, इन दोनों पॉइंटों पर मांग की जो लोच है वो अलग अलग होगी। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। और दूसरा जो ऊपर वाली लाइन थी उसका ये मतलब है कि जो ये R पॉइंट है ना, R वाला, यहां पर मांग की लोच जो है वो अधिक होगी एज कंपैरिजन टू S से। वो ये कह रहा है जो ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु के जोन सा भी मांग वक्र पास होता है उसकी मांग की लोच अधिक होती है एज कंपैरिजन टू जो ये दूर वाला है। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करने के लिए कह रहा है। हमें ये बताना है कि R पर और S पर दोनों पर मांग की जो लोच है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको गाइस कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो प्रतिशत विधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिशत विधि का फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q। ठीक है, ये जो है प्रतिशत विधि का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे गाइस। जब दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं तो उनका जो गाइस स्लोप होता है, जो ढलान होता है, वो जो है बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मांग वक्र का स्लोप होता क्या है। मैं यहां लिख देता हूं मांग वक्र का स्लोप। ठीक है, मांग वक्र का जो गाइस स्लोप होता है वो होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। ठीक है, ये मांग वक्र का स्लोप होता है। लेकिन गाइज यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो गाइज मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, ED वाले को, ED इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्लोप, 1 अपॉन में स्लोप इनटू में P बाय Q। मैंने क्या करा है, मैंने इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि मांग की जो लोच का फॉर्मूला होता है वो तो होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, लेकिन मांग वक्र का जो स्लोप होता है वो होता है P बाय Q। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, देखिए ED इज इक्वल टू 1 अपॉन में डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q इंटू में P बाय Q, ये हो जाएगा यहाँ पर। और फिर आपको बताइए जब ये ऊपर आएगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा Q मल्टीप्लाई डेल्टा P इंटू में P बाय Q। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन जाएगा मांग की लोच का फॉर्मूला। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाली जो नीचे मैंने करा है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल आपको जो है ये ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है। तो अब आपको गाइस ये ध्यान रखना है कि जब दो मांग वक्र समांतर होते हैं, जब दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं तो उनका जो स्लोप होता है ना वो आपस में क्या होता है, वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो भैया मतलब दोनों ही मांग वक्र हैं, एक तो DD और एक D1 मतलब उसका ये वाला पोर्शन तो दोनों बराबर हो गया। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको गाइज एक तो DD की भी लोच निकाल के दिखानी है और D1 की भी लोच निकाल के दिखानी है। तो DD की अगर मैं लोच की बात करूं, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ये होगा। ऐसे ही D1 इसकी भी लोच निकाल के दिखानी है, डेल्टा Q और डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ये इसके हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो ये वाला जो पार्ट है गाइस दोनों ही का, दोनों मांग वक्रों का जो ये वाला पार्ट है ये तो बराबर है। क्या है, ये बराबर है, सेम है क्योंकि समांतर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल P बाय Q को कंपेयर करना है। मुझे क्या करना है, केवल P बाय Q को कंपेयर करना है। तो देखिए अगर मैं गाइस बात करूं इसके P बाय Q की, DD की,
तो इसका प्राइस कितना है गाइस, इसका जो प्राइस है वो है RX। प्राइस कितना है इसका, प्राइस है इसका RX, ठीक है। और इसका जो Q है, क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी है गाइस इसकी OX, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर दूसरे वाले की, इस वाले का गाइस, इस वाले का जो प्राइस है वो क्या है, वो है गाइस आपका SX1 अपॉन में क्वांटिटी कितनी है गाइस इसकी, क्वांटिटी है इसकी OX1, ठीक है। अब आपको गाइस ये पता लगाना है कि इन दोनों में, ये तो बराबर तो है नहीं, ठीक है, बराबर तो है नहीं, अलग अलग है। आपको ये पता लगाना है इसमें से बड़ा कौन सा है। गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, इसका है OX, इसका तो है OX, और इस वाले का है OX1, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ ये, या मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, देखिए RX और SX1 ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, क्योंकि भाई जितना ये है उतना ही तो ये है, OP बराबर है प्राइस के। तो देखिए मान लीजिए ऊपर है 4 नीचे है 2, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। अब मान लीजिए ऊपर है 4 नीचे है 3, तो आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता रहता है आपका आंसर छोटा होता रहता है। तो यहाँ पर आप बताइए बड़ा कौन हुआ, आपको ये पता चल गया कि जो DD है वो बड़ा है D1 से, ये आपने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर कैसे प्रूव हो गया, देखिए भाई ये वाला जो पोर्शन है ये तो दोनों के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, हमें जो कंपेयर करना है वो करना है P बाय Q को। किसको करना है, P बाय Q को कंपेयर करना है, ठीक है। इसका मैंने P बाय Q लिखा, इसका मैंने P बाय Q लिखा। फिर मैंने ये देखा दोनों में से बड़ा कौन सा है। कैसे पता लगाना है, डिनोमिनेटर देखकर भी लगा सकते हो और ऐसे भी करके देखकर आप पता लगा सकते हो। तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा था, ये बड़ा है इससे, और ये कौन सा है, ये है पहले वाला। तो बस ये प्रूव हो गया कि भाई जो DD की जो लोच है वो बड़ी है किससे, D1 से, और जो DD जो था वो कौन सा है, जो मूल बिंदु के पास होता है, ठीक है, वो हो गया। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन थी कि अगर दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं, अगर दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं तो जो ये वाला है ना, ये वाला D1 DD, इसकी जो लोच है वो इस वाले से ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु के पास है। और ये इससे ये भी प्रूव होता है, दोनों मैंने बताया कि R और S जब दो मांग वक्र समांतर होते हैं और कीमत दी हुई होती है तो दी हुई कीमत पर मांग की लोच अलग अलग होती है। ये इस एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रूफ करना था। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल डीपली से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको करके जाना है। मांग वक्र का स्लोप ढलान पता होना चाहिए आपको, ये होता है। तो मैंने इस फॉर्मूले को ये लिख दिया और इसको यहाँ पे जब पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, इसलिए मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो मैंने जब बोला जब भी दो मांग वक्र आपस में समांतर होते हैं, ये वाला पोर्शन गाइज आपका इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी समांतर होंगे तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि ये तो बराबर होते हैं, केवल इसको कंपेयर करेंगे। अब बात करते हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की। अब गाइज दूसरी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेशन के अंदर ये क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो मांग के प्रत्येक स्तर पर दो या दो से अधिक समांतर मांग वक्रों में वह वक्र अधिक लोचदार होता है जो मूल बिंदु से दूर होता है। अब ये गाइज यहाँ पर क्या कह रहा है, ये गाइज पहले वाले की बिल्कुल अपोजिट एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे एक सबसे पहले बात तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, मांग के प्रत्येक स्तर पर। पीछे क्या था, पीछे था कीमत के प्रत्येक स्तर पर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है मांग के प्रत्येक स्तर पर दो या दो से अधिक समांतर मांग वक्र हैं इसके अंदर भी, और कह रहा है यहाँ पर वो अधिक लोचदार होगा जो मूल बिंदु से दूर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन 1 में क्या था, जो मूल बिंदु के पास होगा वो अधिक लोचदार है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मूल बिंदु से दूर होगा वो अधिक लोचदार होगा। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर्व बनाना है बिल्कुल सिमिलर जैसे आपने अभी पीछे बनाया था, ठीक है। ये मैंने ले लिया आपका y एक्सिस, ये मैंने ले लिया आपका x एक्सिस, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया। आपको यहाँ पर लिख देना है कीमत और आपको यहाँ पे लिख देना है मांग, ठीक है। मांग वक्र यहाँ पर भी समांतर है, तो आपको दो मांग वक्र ले लेने हैं। एक तो मैंने ले लिया ये, ठीक है, ये तो मैंने ले लिया DD, और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा इसके समांतर ड्रॉ कर देना है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये हो गया आपका दूसरा मांग वक्र, ये हो गया जी D1 और ये हो गया D1। अब की बार आपको क्या दे रखा है, अब की बार गाइज आपको यहाँ पे मांग दे रखी है मांग के प्रत्येक स्तर पर। तो अब की बार आपको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका x, ठीक है, और 2 पॉइंट आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया S और ये आ गया आपका R, ठीक है। तो फिर से वही, क्योंकि दोनों मांग वक्र समांतर हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए भाई मांग की जो लोच का फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, ये होता है। तो अगर मैं बात करूं डीडी की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीडी की अगर लोच निकालनी हो मुझे, डेल्टा क्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, ठीक है। ऐसी अगर मुझे D1 की लोच निकालनी है तो भैया डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइज आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि फिर से ये समांतर है, इसलिए जो ये वाले जो पोर्शन है डेल्टा क्यू डेल्टा पी ये तो बराबर होंगे। हमें यहाँ पर भी केवल क्या करना है, केवल इन दोनों को कंपेयर करना है, पी और क्यू को। किसको कंपेयर करना है, केवल पी और क्यू को कंपेयर करना है। जब भी दो वक्र समांतर होते हैं उनका तो ये होगा डेल्टा क्यू डेल्टा पी आपस में हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि स्लोप आपस में ढलान, मांग वक्र का जो ढलान है वो बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है आपका RX और क्वांटिटी है इसकी OX, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसकी दूसरे वाले की, तो उसका जो है वो क्या है जी आपका, उसका है आपका SX अपॉन में और वो इसका है OX, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। आप खुद देखिए, अब की बार नीचे तो सेम है, अब की बार नीचे सेम है और ऊपर अलग अलग है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ऊपर है, मान लीजिए ऊपर छोटा है, आप ऐसे भी सीधा सीधा देख लीजिए, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है भाई RX जो है वो छोटा है SX से, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, जो D1 है वो ग्रेटर देन है DD से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो SX है, SX अपॉन में OX जो है वो ग्रेटर देन है RX अपॉन में OX से, बस तो प्रूव हो गया। और ये कौन से वाला है, ये है ये वाला दूसरे वाला जो मांग वक्र से दूर है। तो गाइज ये दूसरी एप्लीकेशन है जिससे कि क्या पता चलता है कि अगर दो मांग वक्र आपस में समांतर है और मांग दी हुई है, तो गाइज ऐसी सिचुएशन में उस वाले कर्व की लोच जो है वो ज्यादा होती है जो मूल बिंदु से दूर होता है। लेकिन जो पहली वाली एप्लीकेशन थी वो ये थी कि जब मांग वक्र समांतर है और कीमत दी हुई है तो किसकी लोच ज्यादा होगी, जो मूल बिंदु के पास होता है। ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे की अपोजिट है, मे बी आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी एप्लीकेशन की। देखिए गाइज अब ये तीसरी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करो दो या अधिक समांतर मांग वक्रों तथा मूल बिंदु से, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही कह रहा है कि दो मांग वक्र हैं जो कि आपस में क्या है, समांतर हैं, ठीक है। और मूल बिंदु से खींची गई एक सीधी रेखा कटान बिंदुओं पर लोच का मूल्य समान होता है। ये क्या कह रहा है गाइज, ये कह रहा है कि अगर आप जो है दो समांतर मांग वक्र ले लीजिए, आप जो है दो समांतर मांग वक्र ले लीजिए। मान लीजिए पहले मैं कर्व बना लेता हूं जल्दी से, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये मैंने ले लिया y एक्सिस, ये मैंने ले लिया 0, यहाँ पर मैंने जो है लिख लिया कीमत और यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया मांग, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो समांतर मांग वक्र ले लेने आपको, तो एक मैंने जो है ये ले लिया और दूसरा जो है इसके समांतर में जो है ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया मेरा दूसरा, ठीक है। दोनों को मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया आपका DD और ये हो गया आपका D1 और ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब गाइस ये इस वाली एप्लीकेशन के अंदर क्या कह रहा है, ये इस वाली एप्लीकेशन के अंदर ये कह रहा है कि अगर आप मूल बिंदु से एक सीधी लाइन खींच दो, अगर आप मूल बिंदु से एक सीधी लाइन अगर आप ड्रॉ कर दो कोई भी, ठीक है, तो आपके पास जो ये 2 पॉइंट आ गए,
एक तो आ गया आपके पास R और एक आ गया आपके पास S, ठीक है। तो इसको मैं यहां से नीचे कर देता हूं और इसको भी मैं यहां से नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, मान लीजिए ये हो गया x, ये हो गया x1। तो आपको ये इसमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि इनके जो कटान बिंदु हैं, जो प्रतिच्छेद पॉइंट है, मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जो R पॉइंट है और जो S पॉइंट है, इन दोनों पर मांग की जो लोच है वो आपस में जो है बराबर है। वो आपस में क्या है? बराबर है। ये आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फिर वही करना है कि भाई मुझे ये पता है मांग की लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ठीक है। तो अगर मुझे dd का निकालना हो तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ठीक है। और अगर मुझे d1 का निकालना हो तो आपको क्या करना है? देखिए इसका भी ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर वही बात कि ये दोनों जो है आपस में समांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में जो है समांतर है। तो ये वाला पोर्शन तो दोनों का सेम है। आपको क्या करना है? केवल इसको कंपेयर करना है, P बाय Q और P बाय Q को, ठीक है। और अब की बार हमें इसको बराबर दिखाना है, क्योंकि उसने बोला है कि भाई इनकी जो लोच है दोनों की, दोनों बिंदु पर सेम है। तो पहले मैं इसका P बाय Q लिख देता हूं। इसका जो P बाय Q है वो है RX, देखिए RX अपॉन में OX, ठीक है। और इसका जो है वो है SX1 और इसका है OX1। अब मुझे किसी भी तरह इन दोनों को आपस में क्या करना है? बराबर करके दिखा देना है, ठीक है। तो गाइज ये दोनों जो है बराबर कैसे होंगे, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। देखिए गाइज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे थोड़ी आपकी जो है मैथमेटिक्स लगेगी ना 10th की, ठीक है। गाइज यहाँ पर जो है 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल ORX, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? ट्रायंगल ORX, ठीक है। और दूसरा आपको क्या लिखना है? और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है OSX1, दूसरा बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? ORX समरूप है, समरूप का साइन होता है गाइज, ये समरूप है ट्रायंगल OSX1 के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जो है गाइज आपस में जो है समरूप हैं। इसलिए अब क्योंकि गाइज अगर समरूप हैं तो क्या होगा? आपको पता ही होता है जब कोई भी 2 ट्रायंगल अगर आपस में समरूप होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आप में OX जो है वो बराबर होगा SX1 अपॉन में OX1 के, ठीक है। तो भाई ये हो गए समरूप, जिसकी वजह से क्या हुआ? इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। इसको CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं, CPST, ठीक है। एक होता है सर्वांग सम, एक होता है समरूप, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी, ठीक है। समरूप और सर्वांग सम ये 10th में आपने सीखा था, ठीक है। वहां पर हमें इतना डिस्कशन नहीं करना है। आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए दोनों आपस में, क्योंकि समरूप है इसलिए इसके ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये पार्ट तो आपस में बराबर थे ही थे, क्योंकि इनका स्लोप आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर थे और हमने ये वाले दोनों पार्ट भी बराबर कर दिए। तो अब क्या हुआ? क्योंकि ये सारे आपस में पार्ट बराबर हो गए, इसलिए जो ED ऑफ DD है, जो DD की जो लोच है वो बराबर है ED ऑफ D1 के। ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था इसके अंदर कि जो DD की जो लोच है, DD वक्र की जो लोच है वो जो है बराबर है D1 की लोच के। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगर कोई 2 मांग वक्र आपस में समांतर हो और हम मूल बिंदु से अगर लाइन खींचते हैं तो जो भी ये जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है R और S, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर मांग की जो लोच होती है वो आपस में बराबर होती है। ये इसकी तीसरी एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं इसकी चौथी एप्लीकेशन की। देखिए
गाइज ये वाली जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये एप्लीकेशन बहुत बारी आ जाती है, तो आपको इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है? कह रहा है जी सिद्ध करो आपस में काटते हुए दो या अधिक सीधे मांग वक्रों में से कटान के बिंदु पर या प्रतिच्छेद के बिंदु पर ढालू मांग वक्र की तुलना में समतल मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। अब की बार ये क्या कह गया? अब की बार गाइस ये देखो क्या कह रहा है? कह रहा है आपस में काटते हुए, ये देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करना है। अब की बार जो है गाइस मांग वक्र समांतर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। आपको मैं पहले कर्व बना के दिखाता हूं इसका, कि कर्व इसका जो है कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये मैंने ले लिया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया y और ये हो गया 0। यहां मैंने लिख दिया आपका कीमत और यहां पर मैंने जो है लिख दिया मांग, ठीक है। अब देखिए मुद्दा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो है मैंने एक वक्र खींच दिया यहां पर, ये मैंने ले दिया d और d, ठीक है। अब मुझे दूसरा वक्र खींचना है, दूसरा वक्र मान लीजिए मैंने खींच दिया यहां पर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब की बार गाइस समांतर नहीं खींचना, अब की बार आपको समांतर नहीं खींचना है, ठीक है। अब की बार आपको इंटरसेक्टिंग बनाना है प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद ये कहां पर कर रहा है? प्रतिच्छेद जो है ये यहां पर कर रहा है, ठीक है। तो यहां से प्राइस क्या आ गए आपके, मान लीजिए ये प्राइस आ गया और ये इसकी जो है क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए ये आ गया ओपी और ये हो गया आपका OX, ठीक है। और इस बिंदु को जो है नाम दे दीजिए R। अब यहां पर जो है हमें क्या बताना है? कह रहा है जो ज्यादा फ्लैटर है, मतलब ये D1, ये वाला जो है ना, ये वाला DD वाला जो ज्यादा फ्लैटर है वो अधिक लोचदार है। देखिए कह रहा है समतल मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। तो ज्यादा समतल कौन है? ज्यादा समतल जो है वो ये है DD, इसकी लोच हमें ज्यादा दिखानी है। तो आपको ये पता है कि भाई जो ED जो होता है, ED का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ठीक है। और अब अगर मेरे को DD का निकालना हो तो क्या होगा? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ये हो जाएगा DD के लिए। और अगर मुझे D1 के लिए करना हो तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में P बाय Q, ये हो जाएगा। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि गाइस यहां पर दोनों मांग वक्र आपस में समांतर नहीं है, क्योंकि दोनों मांग वक्र यहां पर गाइस आपस में समांतर नहीं है। तो अब की बार ये वाला जो पार्ट है ये बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है गाइस अब की बार ये वाला पार्ट बराबर है। अब क्या हो गया? कैसे? देखो, क्योंकि मुझे क्या करना है? प्राइस और क्वांटिटी लिखनी है। तो अगर मैं बात करूं DD की, अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है RX और क्वांटिटी क्या है? OX। और अगर मैं बात करूं इसकी D1 की, अगर मैं बात करूं, देखिए D1 की अगर मैं बात करूं, इसका भी प्राइस ये है और क्वांटिटी भी यही है। तो ये हो गया RX अपॉन में OX। तो गाइज इसका जो है अब की बार ये वाला जो पार्ट है P बाय Q और P बाय Q, ये अब की बार जो है सेम है, ठीक है। तो अब की बार मुझे क्या करना है? अब की बार मुझे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे DD निकालना है। DD का जो है मुझे निकालना है डेल्टा Q और डेल्टा P, ये क्या आएगा? और बिल्कुल सिमिलर मुझे D1 का भी क्या निकालना है? डेल्टा Q और डेल्टा P, ये निकालना है। तो आपको गाइस इसका डेल्टा Q और डेल्टा P निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां से गाइस एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल। तो और ये जो 3 पॉइंट आए हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया मैंने M और इसको जो है मैंने नाम दे दिया N, ठीक है। 3 नाम मैंने जो है यहां पर दे दिए। अब मुझे DD का लिखना है। देखिए D का है, ये रहा D। तो गाइस डेल्टा चेंज कैसे लिखेंगे? गाइस इसका जो चेंज है यहां से लेके यहां तक, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहां से लेके यहां तक ये होता है चेंज, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये तो स्लोप है, इसी को तो स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटी में चेंज
ये है क्वांटिटी में चेंज अपॉन में प्राइस में चेंज। तो इसका क्या है, ये हो गया ln अपॉन में प्राइस कितना है इसका, प्राइस है जी RL। देखिए ये हो गया RL। फिर से देखेंगे क्या करा मैंने, आपको चेंज निकालना है। चेंज निकालने के लिए पहले लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद ये वाली लाइन जो है D1 तक जहां तक जा रही है वो है क्वांटिटी का चेंज। तो लाइन जा रही थी L से लेके N तक, और प्राइस में चेंज के लिए ये वाला ले लिया। अब मुझे फिर से वो देखना है, अब मुझे D1 के लिए देखना है। तो इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है LM, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, LM पर। तो ये हो गया LM अपॉन में इसका वो RL ही है। ठीक है, आप ये बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है। भाई सिंपल सी बात है, LN जो है वो बड़ा है, LN जो है वो बड़ा है LM से। तो बस आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई ये जो LN अपॉन में RL है ये बड़ा है LM अपॉन में RL से। इसलिए क्या होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है, इसलिए मांग की जो लोच है DD की वो जो है बड़ी है ED ऑफ D1। ये हमने जो है प्रूफ कर दिया कि जोन सा कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है वो उसकी जो लोच होती है वो ज्यादा होती है। ये है आपकी चौथी एप्लीकेशन, क्योंकि DD ज्यादा फ्लैटर था इसलिए इसकी जो लोच है वो ज्यादा आ गई है। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपनी पांचवी एप्लीकेशन पे। देखिए अब देखिए गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अपनी पांचवी एप्लीकेशन पर। और गाइज अब मैंने जो चार करी है ना, भाई मांग की लोच तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत विधि से, कुल व्यय विधि से, और आपका बिंदु विधि से, आर्क चाप विधि से, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको चार कराई है वो तो गाइज आपको करनी है प्रतिशत विधि से। ठीक है, जो भी मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया। लेकिन अब मैं आपको जो आगे की तीन कराने वाला हूं वो आपको जो है किससे करनी है, वो आपको करनी है गाइज बिंदु विधि से। किससे करनी है, बिंदु विधि से करनी है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बिंदु विधि से अगर आप ये आगे की तीन करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई लफड़ा ही नहीं है। देखिए ये कह रहा है, और गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में बहुत बारी आती है। ठीक है, आपको गोल कर पी जानी है साथ के साथ। कह रहा है सिद्ध करो कीमत अक्ष y अक्ष पर किसी एक ही बिंदु से। आपको पहले जो है इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है कि कीमत अक्ष y पर एक ही बिंदु से आरंभ होने वाले सीधे मांग वक्रों पर प्रत्येक कीमत स्तर पर, दूसरी लाइन अंडरलाइन करनी है, प्रत्येक कीमत स्तर पर बिंदु लोच का मूल्य समान होता है। ये क्या कह गया है, पहले मैं इसका कर्व बनाता हूं तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो है यहां पर ले लिया है y एक्सिस, और दूसरा मैं यहां पे ले लेता हूं आपका x एक्सिस। ठीक है, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये ले लिया मैंने 0। यहां पर जो है मैं सबसे पहले लिखूंगा कीमत, और यहां पर जो है उसके बाद में लिखूंगा मांग। ठीक है, अब गाइज ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो मांग वक्र ले लीजिए जो कह रहा है कीमत अक्ष से, कीमत अक्ष कौन सी होती है, y एक्सिस। कह रहा है जो कीमत अक्ष y एक्सिस पे एक ही बिंदु से निकल रहे हो। एक ही बिंदु से निकलने का क्या मतलब है कि एक वक्र मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया D और ये हो गया D। ठीक है, तो जो दूसरा वक्र है और जो दूसरा वक्र है वो भी यहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना दीजिए, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गए दो, एक तो हो गया DD और ये हो गया D1। ठीक है, चलो इसको D1 लिख लीजिए, इसको D2 लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कीमत दी हुई है प्रत्येक कीमत स्तर पर, तो प्रत्येक कीमत स्तर यहां पर जो है कीमत स्तर ले लीजिए, कोई भी कीमत स्तर ले लीजिए। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया ये। ठीक है, तो गाइज अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने कान नाक सब कुछ यहीं खोल के रखने हैं। ये हो गया P, एक पॉइंट ये हो गया, इसको मैं P1 नाम दे देता हूं। एक पॉइंट ये हो गया, इसको मैं P2 नाम दे देता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब गाइज बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है, बिंदु विधि से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तीन स्टेप का आंसर है और कुछ भी नहीं करना। आपको लिखना है कि जी इस चित्र में ये जो लाइन है P2,
इस चित्र में पी P2 समांतर है किस लाइन के समांतर है गाइस? ये वाली जो लाइन है पी P2, ये जो गाइस आपकी समांतर है इस वाली लाइन के OD2 के, समांतर है OD2 के। ठीक है, अब गाइज अगर कोई भी दो लाइन आपस में अगर समांतर होती हैं, फिर से इसमें थोड़ी आपकी जो है 10th लगेगी। ठीक है, 10th क्लास की थोड़ी मैथ लगेगी, बट आपको उसका नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये वाली जो लाइन है P2, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के समांतर है। तो गाइज जब दो लाइन आपस में समांतर होती है तो ये वाला पोर्शन देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, P2D2 अपॉन में ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन P2D। ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला P1D1 इज इक्वल टू P1D1 अपॉन में ये लिखेंगे P1D इज इक्वल टू ऐसी कौन सा, ऐसे ये वाला क्या कहते हैं OP और PD। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं पहले, चलो हाँ ये वाला लिख लीजिए, OP अपॉन में PD। ठीक है, मैंने क्या करा है देखिए, जब दो लाइन आपस में समांतर होती हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, जब भी दो लाइन आपस में समांतर होती है तो ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अपॉन में ये वाला पोर्शन, और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपस में क्या होगा, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब दो बिंदुओं पर लोच निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं लोच निकालता हूं इस पर। आप लिखोगे P2 पर मांग की लोच, P2 पर मांग की लोच। तो बिंदु विधि क्या कहती है, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिंदु विधि कहती है मांग वक्र का निचला भाग P2D2 और मांग वक्र का ऊपरी भाग क्या है P2D। यही तो कहती है मांग की लोच। अगर आपने वीडियो देखी है प्रीवियस वाली तो आपको पता होगा मांग वक्र का निचला भाग अपॉन में मांग वक्र का ऊपरी भाग। अब बिल्कुल ऐसे ही P1 पर मांग की लोच, अगर मैं P1 की निकालना चाहूं इसकी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मांग वक्र का निचला भाग क्या है P1D1 और मांग वक्र का ऊपरी भाग P1D। ठीक है, P1D1 और P1D, मांग वक्र का निचला भाग, मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो गाइज एक तो आ गया आपका ये, ठीक है, और एक आ गया आपका ये, दो लोच आ गई जैसे कि आपको दिख ही रही होगी, सॉरी, एक आ गई ये और एक आ गई ये। और अब मुझे इसको बराबर प्रूफ करना है। और अगर मैंने ऊपर पहले ही लिख रखा है कि ये, क्योंकि वो उसके समांतर थी, तो ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। देखिए ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, तो भाई आपको यहां पर क्या लिखना है कि जो ये लिखना है P2 की, हाँ P2 की लोच लिख लीजिए। ठीक है, ये मत लिखिए, P2 की लोच जो है वो बराबर है P1 की लोच के। ये लिख लीजिए कि ED ऑफ P2 इज इक्वल टू ED ऑफ P1। और ये प्रूफ कर दिया हमने कि जब एक ही बिंदु से, जब कीमत अक्ष से, y अक्ष से जब दो मांग वक्र निकलने होते हैं और कीमत आपको दी हुई हो, तो इनकी जो लोच है वो आपस में क्या होगी, वो आपस में बराबर होती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी, बिल्कुल इसकी उल्टी। यहां पर आपको कीमत दी हुई थी, अब आपको क्या दे रखा होगा, अब आपको जो है मांग दे रखी होगी। ठीक है, ये वाली आपने, मैंने अभी जो केस फर्स्ट पढ़ाया वो वैसी है ये, लेकिन वहां पे दो मांग वक्र समांतर थे, यहां पर समांतर नहीं है, यहां पर एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। अब बात करते हैं छठी की, जहां पर आपको मांग दे रखी है। देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी सिद्ध करो कीमत अक्ष y अक्ष पर किसी एक ही बिंदु से आरंभ होने वाले मांग वक्रों पर, इतनी लाइन तो वही कह रहा है जो पीछे कह रहा था, लेकिन अब की बार कह रहा है मांग के प्रत्येक स्तर पर। अब की बार आपको मांग गिवन है, समतल की तुलना में ढालू वक्र की लोच का मूल्य अधिक होता है।
आपको मैं पहले कर्व बना के दिखाता हूं इसका, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये आपसे जो है क्या पूछ रहा है। ठीक है, कर्व जो है वैसे ही बनाना है, बिल्कुल एक ही सॉरी यार जल्दीबाजी में हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0, और यहाँ पर आपको लिख देना है कीमत, और यहाँ पर आपको लिख देना है मांग। ठीक है जी, अब बात करते हैं मुद्दे की। दोनों ही एक ही लाइन से जो है कर्व निकालने हैं, तो ये मैंने एक निकाल दिया, एक ये वाला कर्व हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया D1। ठीक है, और दूसरा भी कर्व बिल्कुल आपको यहीं से निकालना है, इसी वाले बिंदु से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा कर्व, और इसको मैंने नाम दे दिया D2। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको जो है मांग दे रखी है, तो अब की बार लाइन यहां से ड्रॉ करनी है अब की बार आपको। ठीक है, ये यहां से लाइन ड्रॉ हो गई, तो एक तो इसको नाम दे दीजिए Q, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, इसको नाम दे दीजिए P1 नाम दीजिए इसको। ठीक है, पीछे वाले की तरह ही करते हैं, P1 इसको नाम दे दीजिए और P2 इसको नाम दे दीजिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों पर लोच अलग अलग है या इस वाले की जो लोच है वो ज्यादा है। ठीक है, इस वाले की P2 की जो लोच है वो जो है ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको अब गाइस फिर वही करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको लिखना है इस चित्र में, क्या लिखना है आपको लिखना है यहां पर इस चित्र में QP2, ये वाली जो हमने लाइन खींची है मांग वाली, जो मांग का दिया हुआ है, QP2 जो है वो जो है गाइज समांतर है OD के। किसके समांतर है, OD के। ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर ये समांतर है तो आपको यहां पर लिखना है, इसलिए अब कौन कौन से पार्ट बराबर होंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कौन कौन से पार्ट बराबर होंगे। P2 D2 इसमें वैसा नहीं होगा जैसे पीछे हुआ है। ठीक है, P2 D2 अपॉन में P2D। ठीक है, P2D ये वाला पार्ट, और कौन सा पार्ट आपस में बराबर होगा, देखिए QD2 अपॉन में QO, ये दोनों पार्ट जो है आपस में बराबर होंगे अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये इसके समांतर है, ये वाला पार्ट अपॉन में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपॉन में ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपस में हो गए बराबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर वही करना है कि जी P1 पर मांग की लोच, P1 पर मांग की लोच जो है वो क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, P1 पर मांग की लोच क्या होगी, मांग वक्र का निचला भाग P1 D1 अपॉन में मांग वक्र का ऊपरी भाग P1D। भाई निचला भाग P1 D1, ऊपरी भाग P1D। ठीक है, अब ऐसे ही मैं P2 पर मांग की लोच, अब की बार मुझे P2 पर देखनी है, तो P2 पर क्या हो जाएगी जी, P2 पर हो जाएगी P2 D2, ये हो जाएगा P2 D2 अपॉन में P2D, ये आ गई। ठीक है, एक तो आ गई जी ये, और दूसरी आ गई जी आपकी ये। ठीक है, दो लोचे आ गई। अब ये आपस में बराबर नहीं है, देखो यहां पर कुछ और लिखा हुआ है और यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, पीछे वाले की तरह नहीं बनाइए। यहां पर तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये ऐसे आ गया। तो भैया आपको यहां पे लिखना है कि P1 D1 जो है और P1D डज नॉट इक्वल टू P2 D2 और P2D, ये दोनों आपस में पहली बात तो बराबर नहीं हुए। अब हमें ये पता करना है इसमें से कौन सा बड़ा है। तो गाइज आपको इसको पता करने के लिए आपको इसकी क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। किसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए अगर मैं इसके लिए बात करूं D2 की, इस वाले की D2 की, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, QD1 अपॉन में OQ, ये वाला पोर्शन और अपॉन में ये वाला पोर्शन। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। तो आपको यहां पे लिखना है कि QD1 अपॉन में OQ। ठीक है, आपको क्या लिखना है, QD1
अपॉन में ओ क्यू और क्यू डी टू अपॉन में ओ क्यू, ये वाला पोर्शन जहां मैं पेन चला रहा हूं, यहां से लेके यहां क्यू डी टू अपॉन में ओ क्यू आपको यहां लिखना है, और क्यू डी टू अपॉन में ओ क्यू की तुलना करने पर, ठीक है, ये आपको जो है यहां पर लिखना है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करना है और ये पता लगाना है कौन सा बड़ा है। तो आप ये देखो नीचे वाला पार्ट तो जो है बराबर है, ओ क्यू लिखा हुआ है, मुझे ये पता करना है कि कौन सा बड़ा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ओ क्यू डी वन बड़ा है या क्यू डी टू बड़ा है। देखो क्यू डी वन बड़ा है या क्यू डी टू बड़ा है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही चल रहा है कि क्यू डी टू जो है वो बड़ा है, और क्यू डी टू किसका है, क्यू डी टू है इस वाले का, डी डी टू का, डी डी टू मतलब पी टू डी टू का है ये। तो आपको क्या कर देना है, मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा है। आपको ये लिखना है कि भाई क्यू डी टू जो है, क्यू डी टू अपॉन में ओ क्यू बड़ा है क्यू डी वन अपॉन में ओ क्यू से, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है पी टू डी टू अपॉन में पी टू डी ये जो है ग्रेटर देन है पी वन डी वन अपॉन में पी वन डी के। ये हमने जो है यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये है इसकी छठी एप्लीकेशन। तो आपके जो है हाथ पर बैठ जाएगी, ठीक है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। शुरू की जो 4 थी उसको प्रतिशत विधि से करना है, बाकी की जो 3 है उसको बिंदु विधि से करना है, क्योंकि अगर बिंदु विधि से करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा ये वाली 3, और वो जो 4 है वो प्रतिशत विधि से ही इजी है, ठीक है। अब एक लास्ट और रह गई है, वो और देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है मात्रा अक्ष एक्स अक्ष से एक ही बिंदु पर मिलने वाले सीधे मांग वक्रों पर मांग के प्रत्येक स्तर पर लोच का मूल्य समान होता है। अब ये गाइस यहाँ पर आपको 2 लाइनें अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले तो ये कह रहा है मात्रा अक्ष एक्स अक्ष से एक ही बिंदु से मिलने वाले मांग के प्रत्येक स्तर पर। गाइस ये जो है बिल्कुल उल्टा है। अब की बार ये क्या कह रहा है, अब की बार ये कह रहा है कि मान लीजिए मैं पहले आपको कर्व बना के दिखा देता हूं। एक तो हो गया ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया 0। यहां पर आपको लिख देना है कीमत और यहां पर आपको लिख देना है मांग, ठीक है। अब की बार ये कह रहा है कि जो वक्र है ना वो जो है क्या कहते हैं मात्रा अक्ष से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं, मात्रा अक्ष से जो है अब की बार अक्ष निकल रहे हैं। तो एक तो मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया ये D1, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, और दूसरा भी जो है अब की बार यहां से निकल रहा है मात्रा अक्ष से, ठीक है, मात्रा अक्ष एक्स अक्ष बोला है अब की बार उसने, ये निकल रहे हैं जी यहां से। तो ये हो गया D2, ठीक है। देखो उसने बोला है अब की बार एक्स अक्ष नहीं, उसने वाई अक्ष नहीं, उसने अब की बार बोला है एक्स अक्ष। मात्रा अक्ष एक्स अक्ष से एक ही बिंदु पर मिलने वाले सीधे मांग वक्र पर और मांग के प्रत्येक स्तर पर। कह रहा है मांग दी हुई है, तो मांग अगर दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और इसको यहां पे मैं नाम दे दूंगा Q, और इन दो ये जो 2 पॉइंट आए हैं, एक ये और एक ये P1 और ये आ गया आपका P2, ठीक है। तो फिर से वही करना है आपको यहां पर क्या करना है, तो आपको यहां पर लिखना है कि भाई ये जो P2Q है, ये जो लाइन है ये समांतर है किसके, ये समांतर है OD2 के। ये वाली जो लाइन है ये समांतर है इस वाली लाइन के, ठीक है। अब क्योंकि ये समांतर है इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए P2D अपॉन में P2D2 इज इक्वल टू P1D अपॉन में P1D1 अपॉन इज इक्वल टू आपको लिखना है QD अपॉन में OQ, ठीक है। ये आपने जो है यहां पर लिख दिया। अब आपको जो है गाइस क्या करना है, तो ये क्योंकि लाइन समांतर है इसलिए ये वाले पार्ट जो है इसके क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्योंकि ये बराबर है, अब दोनों पॉइंटों पर लिखना है, आपको लिखना है P2 पर मांग की लोच,
P2 पर मांग की लोच जो है क्या होगी इस वाले पर, तो भैया P2 पर मांग की लोच क्या होगी, P2D अपॉन में P2D2, मांग वक्र का निचला भाग मांग वक्र का ऊपरी भाग, और फिर आपको लिखना है P1 पर मांग की लोच। P1 पर मांग की लोच क्या हो जाएगी, ये जाएगा P1D अपॉन में P1D1, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऊपर मैं प्रूफ कर ही चुका हूं कि ये वाला पार्ट जो है वो बराबर है इस वाले पार्ट के, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं, ये देखिए। इसलिए क्या हुआ कि जो P2 की जो लोच है वो बराबर है किसके, वो बराबर है P1 की लोच के, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रूफ कि अगर दो मांग वक्र एक्स अक्ष से निकलते हैं एक ही बिंदु से और मांग दी हुई हो, तो इन दोनों पॉइंटों पर मांग की जो लोच है वो आपस में क्या होगी, वो आपस में बराबर होती है। तो गाइज ये इसकी 7 एप्लीकेशन है जो आपको घोल कर पी जानी है, जैसी लिखवाई है बिल्कुल एक एक एप्लीकेशन आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही लिखनी है। अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना है, जहां समांतर लिखवाया है वहां समांतर कौन सा पार्ट लिखवाया है वो ही चलाना है। अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये भी तो समांतर हो सकता था, ये भी हो सकता था। जितना लगाओगे ज्यादा दिमाग उतना ऊपर से जाता रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।